हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, क्रैक जेई इन 100 डेज। बच्चों, इस सीरीज में हम लोग जेई पैटर्न का ही क्वेश्चन देखेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए तो आपको ये न लगे कि आप क्वेश्चन इस टाइप का नहीं बनाए हुए हैं, आप इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है सर्किल का। Consider a family of circle passing through a point -1 1 and tangent to x-axis. If hk are the coordinate of the center, then the set value of k is। कह रहा है एक सर्किल है जो पास कर रहा है -1 1 से एंड टेंजेंट टू एक्स एक्सिस, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे वह टेंजेंट भी है, ठीक है। इफ एच के आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ सर्किल, और एच के क्या है, कोऑर्डिनेट है सेंटर का, तो के का रेंज वैल्यू पूछ रहा है, के का रेंज वैल्यू क्या होगा। तो आइए देखिए, सर्किल है, टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, सेंटर आपका एच कॉमा के है, और सर्किल पास कर रहा है आपका -1 और 1 से, है क्लियर। अब देखिए, तो ये जो सेंटर है, ये सीपी, ये रेडियस हुआ, सेंटर से सरकमफ्रेंस को मिला है, और ए भी आपका रेडियस हुआ सीक्यू, ठीक है। तो जब एक्स एक्सिस को कोई सर्किल टच करता है तो आप जानते हैं सम स्पेशल केस कि एच के जो के कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, वो उसका रेडियस हो जाएगा। दिस इज योर के। तो अब आइए, तो हम कह सकते हैं CP इक्वल टू के, तो क्या हो जाएगा, H डिस्टेंस पर लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा CP का स्क्वायर दिस इक्वल टू के स्क्वायर, डिस्टेंस पर लगाइए, तो H+1 का होल स्क्वायर प्लस K-1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू के स्क्वायर, ठीक बच्चों। अब आइए, H² +1 + 2H प्लस K² +1 -2K इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जरा क्या आ रहा है यहां पर, ये तो होल ही, इसको इधर ले आइए, देखिए जरा क्या आएगा, H² + 2H +1 दिस इक्वल टू 2K -1। आपको के में रिलेशन निकालना है, तो ये एक होल स्क्वायर है, इसको हम एक होल स्क्वायर कर सकते हैं, H+1 का होल स्क्वायर दिस इक्वल टू 2K -1। कोई भी होल स्क्वायर होता है वह क्या होता है, एक नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन होता है। नॉन निगेटिव एक्सप्रेशन वैसा एक्सप्रेशन जिसका वैल्यू आइदर 0 या पॉजिटिव हो। तो x² टर्म ही यानी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी कि क्या होगा, नॉन निगेटिव होगा, यानी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, यानी 2K -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी k ग्रेटर इक्वल टू हाफ, यानी मेरा कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, k ग्रेटर इक्वल टू हाफ। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन। द पॉइंट डायमेट्रिकली अपोजिट टू द पॉइंट 1 0 ऑन द सर्किल दिस। एक सर्किल दिया हुआ है, इसका इक्वेशन, इस सर्किल है, इस सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, यानी मान लो ये पॉइंट P जो है सो 1 0 है, तो इसके अपोजिट ए वाला पॉइंट पूछ रहा है, डायमेट्रिकली अपोजिट। अगर सर्किल दिया हुआ है तो बच्चों सेंटर पता है हमको, सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा -1 और -2, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 -2। ये तुम्हारा क्या है भाई, अल्फा बीटा। तो ठीक है, तो अल्फा बीटा निकाल सकते हो अपोजिट पॉइंट, ये मिड पॉइंट होगा, दिस इज योर मिड पॉइंट। तो क्या हो जाएगा, अल्फा +1/2 दिस इक्वल टू -1, अल्फा क्या हो जाएगा भाई, -3, बीटा +0/2 इक्वल टू -2, यानी बीटा क्या हो जाएगा, -4, यानी पॉइंट क्या आ जाएगा, -3 -4। डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट यही होगा, -3 -4। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन है। इफ
P and Q are the point of intersection of circle x square plus y square plus 3x plus 7y plus 2p minus 5 equal to 0 and x square plus y square plus 2x plus 2y minus p square equal to 0. Then there is circle passing through P, Q and 1, 1. ठीक है, चार ऑप्शन है. All except one value of P, all except two value of P, exactly one value of P and all value of P. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो ध्यान समझिएगा. कह रहा है कि P और Q आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल दिस और दिस. दो सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ध्यान से देखना बच्चों, दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करेगा तभी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा. जब दो सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ए पी और क्यू पॉइंट ये दे दिया है, वो सर्किल इसी से पास करेगा. तो देखो जरा, अगर इसको हम ज्वाइन करें तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा. दो सर्किल जब इंटरसेक्ट करेगा तो कॉमन कॉर्ड आ जाएगा. और कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकालने के लिए यदि हम S1 माइनस S2 कर दें, S1 माइनस S2, तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हमको निकल आएगा. तो देखो जरा, इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड हम निकाल लें. क्यों निकाल लें? 2 मिनट रुक जाओ, समझ में आने लगेगा. कॉमन कॉर्ड तो क्या आ जाएगा? S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. कॉमन कॉर्ड तो यही होता है. जब इसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा भाई? 3x में से x चला जाएगा तो x आ जाएगा. 7y में से 2y चला जाएगा तो 5y आ जाएगा. ठीक है. उसके बाद बच्चों इसमें आ जाएगा आपको 2p माइनस 5 प्लस p स्क्वायर. राइट, दिस शुड बी 0. अब ध्यान समझिएगा, कह रहा है क्या कि पी क्यू से तो पास कर ही रहा है, 1 1 से भी पास करेगा. 1 1 से भी पास करेगा. तो 1 1 से पास करने के लिए उस पॉइंट 1 1 को इसी लाइन पे कहीं होना होगा. क्या? जब इस लाइन पे होगा तभी ना होगा. लेकिन तुम जानते हो क्या जानते हो कि इस दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो ये नया सर्किल पास करता है उसका इक्वेशन वो तो ये होता है. एक सर्किल होता है, इस दो सर्किल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक सर्किल पास करता है. अब किसी भी सर्किल को होने के लिए 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होना चाहिए. कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट होगा तभी उससे सर्किल पास कर सकता है. राइट. लेकिन वो कह रहा है कि ये जो है सर्किल जो है इससे पास कर रहा है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को डाल लेंगे, यानी कि पी और क्यू और 1 1 से भी पास कर रहा है, यानी इस पे आएगा तो कोलिनियर वाला केस हो जाएगा. पी, ध्यान समझिए, पी क्यू और 1 1 से भी पास कर रहा है. ऐसा संभव ही नहीं है. ऐसा कब हो सकता है? पास होने के लिए उसको क्या होना चाहिए? एक लाइन होना चाहिए. तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को इसमें डाल देंगे. जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू नहीं होना चाहिए. जैसे इससे पास कर रहा है, कर पी क्यू और 1 1 से पास कर रहा है. S1 माइनस S2 निकाल लिए, एक लाइन आ गया. इस लाइन में हम 1 1 पॉइंट डाल दिए. 1 प्लस 5 प्लस 2p माइनस 5 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0. ये 5 से 5 कैंसिल आ गया. ये तुम्हारा आ जाएगा क्या? p प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा. p प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस शुड बी 0. यानी p का वैल्यू तुम्हारा आ जाएगा -1. राइट. p का वैल्यू आ जाएगा आपको -1. तो p q और 1 1 पॉइंट से भी पास करे तो 1 1 पॉइंट यहां पर नहीं होना चाहिए था. हम तो ले लिए हैं, तो हम क्या कहेंगे? ऑप्शन भी इसी तरह से है. ऑल वैल्यू होगा एक्सेप्ट 1 वैल्यू ऑफ p. p का वही केवल 1 मान नहीं, -1 वैल्यू नहीं होगा. ठीक है. ऑल एक्सेप्ट 2 वैल्यू ऑफ p का तो एक ही मान आया. तो हम क्या लिखेंगे? हर वैल्यू के लिए सही होगा एक्सेप्ट p इक्वल टू -1. एक्सेप्ट p इक्वल टू -1, यानी ये आंसर होगा फॉर ऑल वैल्यूज. इसको फॉर ऑल पढ़ते हैं. फॉर ऑल वैल्यू ऑफ p, हाँ, x p इक्वल
फॉर ऑल p बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट -1। हम इसको ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन को, हर वैल्यू के लिए होगा एक्सेप्ट -1। समझ रहे बात? इस वैल्यू को हमको नहीं लेना होगा, हम तो ले लिए, यानी इसको नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि नन कोलिनियर पॉइंट होगा तभी सर्किल पास करेगा। हम तो कोलिनियर वाला केस ले लिए ना, सेटिस्फाई करा दिए लाइन पे थर्ड पॉइंट को। ठीक है, तो इसलिए आपका ए ऑप्शन होगा। आइए बच्चों, एक और क्वेश्चन। द सर्किल x² + y² - 4x - 8y - 5 = 0 intersect the line 3x - 4y - m = 0 at two distinct point, then the range value of m is, m का रेंज वैल्यू, चार ऑप्शन है इसका, क्या होगा m का रेंज वैल्यू, राइट? तो आपको जानना होगा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। फर्स्ट तो ये कि टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कटता है, तो ग्राफिकली हम जानते हैं कि कोई भी सर्किल है, अगर कोई लाइन इसको दो जगह काटेगा तो क्या होगा, पहले इस लाइन को इस कर्व के इक्वेशन में डाल देंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। अब कोई लाइन किसी कर्व को कट करता है कि टच करता है, तीन केस है। जब डी इस लाइन को इस कर्व में डाल देंगे, एक्स में क्वाड्रेटिक बना लेंगे, अगर डी = 0 होता है तो लाइन टच करेगा। ठीक है, तो उस केस में एम का वैल्यू निकलेगा, क्या होगा, एम का वैल्यू निकलेगा। अगर वो लाइन उस सर्किल को कट करता है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, तो क्या होगा, d > 0 कर दें। हम जानते हैं d > 0 तो दो डिस्टिंक्ट रूट होता है, तो ग्राफिकली वो दो जगह कट करता है। एक उस मेथड का यूज कर सकते हैं, लेकिन लेंथी हो जाएगा, सेकेंड डिग्री का क्वेश्चन है, इसको ऐसे मत बनाइए, आप इसको ऐसे बनाइए। आप ये भी पढ़े हुए हैं, ये सर्किल है और ये लाइन इसको इंटरसेक्ट करता है। तो हम ये कहें कि यदि इसका हम लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इससे डालें, कहाँ से, सेंटर से, सेंटर इसका क्या है भाई 2 4, अगर हम सेंटर से इस पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालें, वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर रेडियस से छोटा हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटेगा, राइट? तो आइए m = 0 है, ठीक है, तो आप इसका CP निकाल लीजिए, इसका रेडियस से चेक कर लीजिए, रेडियस क्या होगा, 4² + 16 + 5 यानी कि 25 यानी 5, दिस इज 5। अब देखिए जरा क्या होगा, 6 - 16 m/√9 + 16 इसका मॉड, दिस = 5। तो क्या आएगा भाई, m + 10/5। हाँ, और दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटना है ना, तो रेडियस क्या होना चाहिए, CP जो होना चाहिए, CP <r होना चाहिए, r से छोटा, <5। तो क्या हो जाएगा, दिस मॉड <5। तो यहाँ से देखो भाई, m + 10 का मॉड <25। अब तुम मॉड खोलने आना चाहिए, तुम पढ़े हो मॉड का कंसेप्ट, मॉडुलस ऑफ x <α। तो अंदर वाला कैसे खुलता है, -α से +α। अंदर में क्या है, m + 10, कहाँ से कहाँ के बीच में खुलेगा, -25, m + 10 से +25। एक बार 10 को उधर भेजेंगे, एक बार इधर भेजेंगे, तो -35 15, ये रेंज वैल्यू हो जाएगा, -35 से 15। आइए बच्चों, क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्किल गिवन बाय द इक्वेशन x² + y² - 8x - 2y + 1 = 0 एंड x² + y² + 6x + 8y = 0। ठीक है, इसमें कॉमन टेंजेंट कितना होगा, तो हम आपको पढ़ाए थे पोजीशन ऑफ सर्किल, राइट? पोजीशन ऑफ सर्किल में हम बताए थे कि आप किसी भी सर्किल का, दो सर्किल दिया हुआ है तो उसका सेंटर C1 C2 और R1 R2 निकाल लीजिए, उससे आप जज कर लीजिएगा कितना नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट होगा। ठीक है, तो पहले देख लीजिए कि C1 C2 R1 + R2 के इक्वल है या C1 C2
बड़ा है R1 प्लस R2 से कि छोटा है, राइट, ये देखना पड़ेगा हमको। तो देखते हैं हम लोग क्या होगा। सेंटर हो गया, फर्स्ट सर्किल का सेंटर हो गया बच्चों 4 और 2, रेडियस हो जाएगा आपको 16, 4 और 1 ना, सेंटर 1 हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x/2 और माइनस कोफिशिएंट ऑफ y/2, ठीक है। कितना हो गया जरा देखो, 4 और 1 है, रेडियस हो जाएगा ओवर रूट R1, यानी कि R1 का वैल्यू हो गया 4। अब आ जाओ सेंटर C2 देख लो जरा, C2 क्या है, -3 -4, तो R2 हो जाएगा 9 + 16, 16 × 25 यानी कि 5। C1 C2 चेक कर लो क्या होगा, C1 C2 दो सेंटर के बीच की दूरी क्या आएगा, 4 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 4 का होल स्क्वायर ओवर रूट, राइट। तो 49, 49 और 25, 49 + 25 कितना आ जाएगा देख लो जरा, 74 आ जाएगा। 49 3 25, यस 74, ठीक है। 74 यानी कि 8 का हो जाएगा, दो सेंटर के बीच की दूरी है ना, 9 9 81 यानी 8 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग, 74 √74। और R1 + R2 लेते हैं, R1 + R2 देखिए क्या आ रहा है, R1 + R2 कितना आ गया 9, 4 + 5 9। आपको पता होना चाहिए क्या, यदि R1 + R2 C1 C2, यहाँ पर क्या है C1 C2 जो है, C1 C2 जो है, C1 C2 ये क्या है, लेस देन R1 + R2, लेस है ना, क्योंकि √74 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, √74 का वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है। और R1 + R2 का वैल्यू क्या है 9 है, C1 C2 क्या है, लेस देन R1 + R2। देखो जरा, और R1 + R2 और R1 - R2 का मॉड देखो क्या होगा, R1 - R2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा देखो जरा, यानी कि एक्चुअली R1 - R2 का जो मॉड होगा 4 - 5 का मॉड यानी कि 1, यानी कि C1 C2 जो है 1 हमारे इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर देखो जरा, C1 C2 जो है, C1 C2 ये क्या है, R1 - R2 के मॉड से बड़ा, लेकिन R1 + R2 से छोटा है। देख लीजिए C1 C2 R1 + R2 से छोटा है, लेकिन R1 - R2 से का वैल्यू 1 आ रहा है, यानी C1 C2 इससे बड़ा है। तो ऐसा क्या होगा, इस केस में क्या होता है, तो इस केस में दो सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, ऐसा सिचुएशन होगा तो ये वाला सिचुएशन चलेगा। इस केस में कॉमन टेंजेंट क्या हुआ, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। इस केस में 2 कॉमन टेंजेंट होगा, राइट बच्चों। आइए बच्चों, इफ 3,0 एंड -3,0 कोई दो पॉइंट है, ए कोई पॉइंट है, ए 3,0 और बी -3,0, पॉइंट सी सच ए वे एंगल ACB equal to π/2, then the locus of centroid of triangle is क्या होगा, ध्यान से देखो, ए और बी कोई दो पॉइंट है, ए तुम्हारा क्या है 30 और एक माइनस ए बी पॉइंट ले लो, मान लो कि -A 30 है और ए 30 है, ठीक है। ए बी सी कोई पॉइंट है जहां पर 90 डिग्री एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री, ठीक है। तो एक कब होगा ऐसा संभव, जब ए क्या होगा,
एक सर्किल पे होगा, ऐसा सिचुएशन होगा, एंगल इन ए सेमी सर्किल आर एट 90 डिग्री हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डायमेट्रिक पॉइंट हुआ किसी सर्किल का। जब डायमेट्रिक पॉइंट होगा तो सर्किल का इक्वेशन आ गया क्या, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल टू 0। यानी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 प्लस वाई स्क्वायर, दिस शुड बी 0। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। एक सर्किल आ गया, ठीक है। ये पॉइंट सी हुआ, ठीक है। ए बी सी एक ट्रायंगल भी है। तो अगर हम सी पॉइंट, अगर ये सर्किल पता चल चुका है तो हम इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। क्या होगा, 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। तो 3 cos थीटा और 3 sin थीटा, यहाँ लोकस का पॉइंट हुआ 3 cos थीटा और 3 sin थीटा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, ठीक है। अब 3 पॉइंट दिया हुआ है, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पता हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 3, वाई कोऑर्डिनेट का जोड़ बटा 3, 3 cos थीटा माइनस 3 प्लस 3 बाई 3, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 sin थीटा प्लस 0 बाई 3, यानी sin थीटा आ जाएगा, राइट। ये cos थीटा आ जाएगा। अब हम जानते हैं लोकस निकालना हो, सेंट्रॉइड क्या आ गया मेरा, सेंट्रॉइड आ गया cos थीटा और sin थीटा। तो हमको जिसका सेंट्रॉइड, जिसका हमको लोकस निकालना है, उसको हम h और k मान लेते हैं। तो h इक्वल टू cos थीटा और k इक्वल टू sin थीटा। h इक्वल टू मेरा cos थीटा हो गया और k इक्वल टू sin थीटा हो गया, राइट। अब इसको हटाना है, थीटा को इलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर स्क्वायर करके जोड़ दे, दोनों को ऊपर हटा दे पहले। तो देखो जरा, तो क्या हो जाएगा, h cos स्क्वायर थीटा जोड़ sin स्क्वायर थीटा, ये 1 होता है। तो क्या हुआ, h स्क्वायर, h तुम्हारा cos थीटा है, k स्क्वायर इक्वल टू 1, h को x से, k को y से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो मेरा जो होगा लोकस होगा, ठीक है, सेंट्रॉइड का जो लोकस होगा वो भी क्या होगा, सर्किल होगा, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, इफ 2 सर्किल टचेज एक्सटर्नली एंड बोथ सर्किल टचेज बोथ एक्सिस एंड बोथ सर्किल लाइज इन द सेम क्वाड्रेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। 2 सर्किल टचेज एक्सटर्नली, कोई 2 सर्किल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करता है, एंड बोथ सर्किल टचेज बोथ एक्सिस, और दोनों सर्किल दोनों एक्सिस को भी टच करता है, ठीक है, इन सेम क्वाड्रेंट, सेम ही क्वाड्रेंट में। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, क्या होगा, देखिए जरा। सर्किल, यही सर्किल है, बोथ एक्सिस। एक और सर्किल है जो इस सर्किल को एक्सटर्नली टच करता है, बोथ, यानी वो ऐसा सर्किल हो सकता है, ये होगा। तो रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। चलो ये मान लेते हैं R2, ये मान लेते हैं R1, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये सेंटर क्या हुआ, ओरिजिन, ध्यान समझिएगा। तो देखिए इसमें क्या होगा, बोथ एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर समझो जरा, जब सर्किल बोथ एक्सिस को टच करता है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए जरा, एंगल क्या बनाएगा। अगर सेट ए और ए है तो ए है, तो ए एंगल क्या होगा, स्लोप देख लो ना, y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 करेंगे तो m जो हो जाएगा a माइनस 0 अपॉन a माइनस 0 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी स्लोप 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा एंगल 45 डिग्री बनेगा,
ए भी 45 और ए भी बड़ा ए भी 45 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो मान लो कि सपोज ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, और एक ट्रायंगल बन रहा है, छोटा सा ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेनस R1 हुआ रेडियस, ठीक है। अब देखो ज़रा, तो हम इस केस में साइन, अगर हम साइन लेते हैं साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो क्या हो जाएगा R1, ये भी R1 हुआ, और R1 बाई, इसको C ले लो, C1, और इसको C2, R1 बाई O C1, तो मेरा क्या हो जाएगा 1/√2 इक्वल टू R1 बाई OC1, ठीक है। तो OC1 हमारा निकल गया, कितना हुआ, और देखो तो OC1 मेरा हो गया √2 R1, ठीक है बच्चों। अब देखो OC2 में, इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में साइन 45 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा R2 बाई OC2, 1/√2 इक्वल टू R2 बाई OC2, यानी OC2 का वैल्यू हो गया √2 R2 OC2। और OC2 जो है, OC2 को हम कह सकते हैं, OC2 को OC1 प्लस R1 प्लस R2 दिस इक्वल टू OC2, ओके। अब देखिए OC1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, √2 R1 प्लस R1 प्लस R2, और OC2 का वैल्यू क्या है √2 R2, राइट। तो R1 क्या हो जाएगा √2 प्लस 1, और R2 इधर से कॉमन आ जाएगा √2 माइनस 1, तो R1 बाई R2 पता चल जाएगा भाई, क्या होगा √2 माइनस 1 बाई √2 प्लस 1, ये रेशियो होगा। आइए बच्चों, क्वेश्चन है, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A यूनिट and the square inscribed in the circle, then the area of square is। कह रहा है एक सर्किल जो है इंस्क्राइब्ड है इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल के ट्रायंगल के अंदर एक सर्किल है, सर्किल जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर है, ऐसा सिचुएशन है, राइट। अब आ जाओ, एक स्क्वायर इंस्क्राइब किया गया, स्क्वायर जो है इस सर्किल के अंदर है, ठीक है, इस सर्किल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, ए सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A यूनिट एंड ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर इज, साइड A यूनिट है, A यूनिट, ठीक है। अब देखो जरा, इससे इसको मिला दो तो ये रेडियस हो गया, इससे मिला दो, ठीक है, ये सेंटर है, ये क्या हुआ A/2, ये भी A/2, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और tan 30 यूज करेंगे, tan 30 तो क्या हो जाएगा R/A/2 इस ट्रायंगल में, तो tan 30 हो गया तुम्हारा 1/√3 इज इक्वल टू 2R/A, यानी R तुम्हारा क्या आ जाएगा, R तुम्हारा आ जाएगा, यानी यहाँ से तुमको आ जाएगा 2R इक्वल टू A/√3, राइट, 2R इक्वल टू A/√3। अब चलो, तो इससे R भी निकल जाएगा। अब ये बताओ, ये भी तो R है, पूरे को मिला दो तो ये R हुआ 2R, 2R क्या हुआ डायगोनल ऑफ स्क्वायर,
अगर साइड अगर x है, साइड x है तो ए भी x होगा स्क्वायर का। तो हम क्या जान रहे हैं, 2r का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जो एक्स स्क्वायर क्या, तो हमको स्क्वायर के साइड पता चल जाएगा। क्या आ गया, 4r स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2 से काट दो, 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x इक्वल टू रूट अंडर 2r। क्या, r का वैल्यू डाल दो। एरिया क्या होता है, एरिया होता है एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, 2r स्क्वायर 2r स्क्वायर, r का वैल्यू डाल दो यहाँ पर, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर का एरिया आ जाएगा।